हाँ उसको टेस्ट दे दूंगा, टेस्ट करती रहे क्या। इसको एक्चुअली एक और बैच के साथ मर्ज करा दिया है, वो उसके साथ क्लास लेती रहती है। क्या ओवरऑल देखा जाए तो क्लास में जा रही है। मैं कुछ कह नहीं रहा ना, बीच में थोड़ा सा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शेयर करता हूँ। दिख रही? तो हम लोगों ने ये LR सर्किट कर लिया था पिछली बार, है ना? ठीक है। LR सर्किट के बाद अगला जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना? सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि अगर किसी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो उसी कॉइल में बहने वाले करंट पर डिपेंड करे तो हम इसको कहते थे सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूँ। इफ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल डिपेंड्स ऑन द करंट flowing in another coil. If the flux through one coil depends on the current flowing in another coil, then this phenomena is called mutual induction। जैसे सपोज एक ये कॉइल है और एक ये दूसरा कॉइल है। सपोज ये 1 है और ये 2 है। अगर हम लोग 1 में करंट फ्लो कराते हैं, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताइए। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सपोज अपना राइट हैंड थंब रूल लगाए तो वो कुछ इस तरह से, तो आप ये देख सकते हैं कि 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी लाइन सेकंड से पास हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स सेकंड कॉइल में है इट इज डिपेंडिंग ऑन करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि सेकंड कॉइल में फ्लक्स फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लिख देते हैं एम। तो ये फाई 2 इक्वल टू हो जाता है एम आई।
यहाँ पर ये जो एम, अच्छा इस फिनोमेना को तो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और ये जो एम है ना, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। अच्छा बाई चांस, अब इसमें तो मैंने देखो पहले कॉइल में करंट बहाया है, बाई चांस कोई ऐसा करता कि सेकंड कॉइल में करंट बहा देता, तो उसकी वजह से भी लाइंस होती ऐसी। ये लाइनें सेकंड में से तो पास करती ही, फर्स्ट में से भी पास करती हैं। क्या हम ये कह सकते थे कि फर्स्ट के थ्रू जो फ्लक्स है, इट इज डिपेंडिंग ऑन करंट फ्लोइंग इन द सेकंड कॉइल। ये फिनोमेना भी म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसमें भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लिख सकते हैं आई वन और एम आई टू। बोलो, क्लियर हुआ? है। अच्छा वैसे एक चीज है, चाहे आप पहले में करंट फ्लो कराएं और सेकंड से फ्लक्स पास कराएं, या सेकंड में करंट फ्लो कराएं और पहले से फ्लक्स निकालें, दोनों केस में ये जो एम आता है ना, एम, ये सेम आता है। देखो वैसे मतलब मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, जैसे दो कॉइल दिए रहते हैं, तो ना जो बड़ा कॉइल होता है ना, उसमें करंट फ्लो कराता हूँ, और जो छोटा कॉइल है उससे फ्लक्स पास कराता हूँ। ठीक है, जैसे कैसे देखो, सपोज एक, तो जैसे इसका एग्जांपल देखना, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक, तो ये एक कॉइल है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये एक दूसरा कॉइल है, इसका रेडियस स्मॉल आर। अब सपोज हमने देखो एक बड़ा कॉइल एक छोटा कॉइल, तो हमने जो बड़ा कॉइल है उसमें सपोज आई वन करंट फ्लो कराया, तो आप ये बताइए कि जो बड़ा कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट, ये होगी, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसी है, डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दूसरे में से भी पास कर रही है ना। तो जो छोटा वाला कॉइल है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो छोटे वाले कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा फाइव, वो ये होगा ना, वी वन इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि फाइव टू को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वन अपॉन टू आर कैपिटल आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं फाइव टू इज इक्वल टू आया म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर ऑन टू कैपिटल आर वाई वन।
क्या ऐसा हुआ कि फाई टू आई वन पे डिपेंड करने लगा? तो हमने फाई टू को लिख दिया एम आई वन। यहाँ से m की वैल्यू आ गई म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल आर। देख लो भाई, हुआ क्लियर? दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के लिए कैपिटल एम की वैल्यू कैसे निकालें? कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के बाद अगला होता है टू को एक्सियल कॉइल। सपोज एक ये कॉइल है, इसका रेडियस कैपिटल आर, और इसका जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पर एक दूसरा कॉइल है, उसका रेडियस है स्मॉल आर। और कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है, देखो को एक्सियल यानी सेम एक्स। अब इसमें देखो बड़े कॉइल में मैं करंट फ्लो कराता हूँ आई वन। तो आपको शायद याद हो किसी कॉइल के एक्सिस पर, एक्सिस से दूर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी ना, उसका फॉर्मूला ये होता था, कितना है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सुना ये फॉर्मूला या नहीं सुना? ठीक है, ए का मतलब है रेडियस, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूँ। और डिस्टेंस तो एक्स, दिस इज बी वन। इस बी वन का डायरेक्शन ये है। अब छोटा जो कॉइल है, छोटे कॉइल का रेडियस आर है, तो छोटे कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो जो फाइव टू हो गया ना, वो हो गया बी वन इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी फाइव टू आ गया म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर आई की जगह आई। ये बन गया पाई टू इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ऑन टू इंटू आई वन। ठीक है, ये कि फाई टू आई वन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इस फाई टू को एम आई वन लिख सकते हैं। यहाँ से एम कितना आ गया, म्यू नॉट
आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो वैसे कोई पूरा डेरिवेशन तो पूछते नहीं, लेकिन बात ये ना कि मान लो सिर्फ ये कह दिया कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस इज, तो फिर अपने को डिराइव करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बोलो। एक मिनट, सुभाना तुम्हारा पता समझ ही नहीं आया, तुम क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड। हाँ बोलो। तुम मैसेज कर दो सुभाना, मेरे को पता समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। थोड़ा सा आवाज कट कट के आ रही है। ये वाला हो गया हो तो बता, आगे बताऊं, बोलो। इसके बाद ना एक है, अगर दो सोलिनॉइड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू, कोएक्सियल, ये देखो, ये एक, ये सोलिनॉइड, बड़ा सोलिनॉइड, तो बड़े सोलिनॉइड को वन कह देंगे। तो हम लोग एल लेंथ ले रहे हैं सिर्फ, और इसके अंदर एक छोटा solenoid। बड़े सोलिनॉइड का अच्छा कोएक्सियल है, ये एक्सिस दोनों का सेम। बड़े सोलिनॉइड का रेडियस कैपिटल आर, छोटे सोलिनॉइड का स्मॉल आर। बड़े सोलिनॉइड में ऐसे करके कई सारे टर्न्स हैं, ठीक है। टोटल में यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल N1, टोटल टर्न्स इन लार्जर सोलिनॉइड। और जो छोटा सोलिनॉइड है उसमें भी टर्न्स है, ऐसे कैपिटल N2, इसको लिख देते हैं टोटल टर्न्स इन
स्मॉलर सॉलिड। तो अगर मैं जैसे कैपिटल N1 अपॉन L कर दूं तो मुझे स्मॉल n1 मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और कैपिटल N2 अपॉन L कर दूं तो स्मॉल n2 मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉलर सोलेनॉइड। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, जो बड़ा सोलेनॉइड है ना उसमें करंट फ्लो करा देना चाहिए। सपोज इसमें हमने करंट फ्लो कराया, I1, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई सेंटर, ये हो गई म्यू नॉट स्मॉल n1 I1। म्यू नॉट स्मॉल एन आई तो होता है फॉर्मूला। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह की है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड में छोटा सोलेनॉइड रखता है, तो छोटे सोलेनॉइड के एक टर्न का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, पर कुल मिलाकर कितने टर्न्स हैं, N2। तो पाई टू हुआ N2 बी ए, तो पाई टू आ गया N2 बी कितना है म्यू नॉट स्मॉल n1 I1, और ए कितना है पाई स्मॉल आर। तो पाई टू की वैल्यू आ गई म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 पाई स्मॉल आर इंटू आई। तो आप देख सकते हैं कि phi 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, है ना। तो कंपेयर करा दें, phi 2 इज इक्वल टू Mi1। यहाँ से m कितना आया, नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2। जैसे ना इसमें जैसे अब स्मॉल n1 आ रहा और कैपिटल N2 आ रहा, अगर आप ये लिख देते ना कैपिटल N1 स्मॉल n2, तो ये भी सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। स्मॉल n1 को अपन लिख सकते हैं ना कैपिटल N1 अपॉन L, m हो गया नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 पाई आर स्क्वायर ऑन, ये भी हो सकता है। समझ में आई कैसे लिखा, ये स्मॉल n1 को लिख दिया कैपिटल N1 अपॉन L, ये बन गया। चलो कोएक्सियल, ये बता।
इसी का एक तरीका और है, जैसे हमने कैपिटल N1 को लिखा अपॉन एल को लिखा N1 और कैपिटल N2 अपॉन एल को लिखा स्मॉल एन। तो कैपिटल N1 को स्मॉल n1 इंटू एल लिख सकते हैं, कैपिटल N2 को स्मॉल n2 एल। तो ये कैपिटल M आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एक दो, हालांकि म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछते नहीं, अभी तक कोई सवाल नहीं आया म्यूचुअल इंडक्टेंस। पर अपने को पता होना चाहिए ना। अच्छा अब क्या है एक्चुअली, एक चीज है, एक चीज देखो, अभी अभी मैंने आपको दो कॉइल वाला चीज बताया था ना, जैसे ये वाला कॉइल, अब एक बात सोचो, अगर मान लो इसमें कुछ करंट फ्लो करा दिया I1, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड पहले कॉइल से भी पास कर रही होगी और दूसरे कॉइल से भी पास कर रही होगी, है ना। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कॉइल में भी होगा और दूसरे कॉइल में भी होगा। क्या लगता है, होगा ऐसा? अब अगर, हाँ आप चंचल बोलो। तो अगर अपने ही करंट, हाँ अपने ही करंट की वजह से अपने में ही फ्लक्स आ जाए, तो ये तो सेल्फ इंडक्शन है ना। तो यहाँ दो कॉइल रखे हैं, दो कॉइल है यहाँ पे, पहले कॉइल में करंट बहाया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आई जैसे ये बनी हुई है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पहले कॉइल में से भी पास कर रही और दूसरे में से भी पास कर रही। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ वो पहले कॉइल के थ्रू भी कुछ हो सकता है और दूसरे कॉइल के थ्रू भी कुछ हो सकता है या नहीं? साहिल, मैं ये कह रहा था कि यदि अपने करंट की वजह से अपने में ही फ्लक्स आ जाए तो ये तो सेल्फ इंडक्शन है ना। तो यदि अपने करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स आ जाए तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक साथ हो रहा है। ऐसे ही अगर हम सपोज इसमें करंट बहा देते आई, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होती उसका भी यही होता, वो सेकंड में से भी पास करती और फर्स्ट में से भी पास करती। बोलो, यही पॉइंट समझ में आया? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है ना, ये एक साथ होता है, ये एक साथ होता है। तो इनमें रिलेशन भी होता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन
सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. जैसे इस केस में जो पहला कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, L1. दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों जैसे एक में करंट पास करा के दूसरे में फ्लक्स निकालें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M आ रहा है. तो ये जो M होता है ना, इसकी वैल्यू होती है K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2. K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2. यहाँ पर ये K एक कांस्टेंट है, ये is a constant which is known as coefficient of coupling. Okay, this constant is known as coefficient of coupling. क्या ये पॉइंट समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ. इस के की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच होती है. अगर बाई चांस के 1 हो गया तो हम कहते हैं कि द कॉइल्स आर परफेक्टली परफेक्टली कपल्ड, यानी एक की सारी लाइनें दूसरे में से पास कर. और अगर बाई चांस के 0 आ गया, देखो के 0 आ गया तो एम भी तो 0 आ जाएगा. तो हम कहते हैं द कॉइल्स आर अनकपल्ड. कॉइल्स आर अनकपल्ड. बताओ, ना क्लियर हुआ? यार आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है. मतलब हमें हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक साथ भी हो सकते हैं. जैसे अब देखो एक ये चीज, सोलिनॉइड को इंडक्टर कहते थे, मैंने बताया था. सपोज वी हैव इंडक्टर इन द कॉइल्स इन सीरीज. ये एक है, ये दूसरा है. अगर मान लो हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएं, इसमें ऐसे करंट घूमेगा, तो यही करंट इसमें भी घूमेगा, है या नहीं? तो पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, B1 पहले की. और यही करंट दूसरे में घूमेगा तो दूसरे की वजह से B1 होगी, सॉरी B2 हो गई. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना. एक्चुअली हर सोलेनॉइड के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब दोनों सोलेनॉइड मान लो एक दूसरे के बहुत पास है, तो जो पहले की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहले में से तो पास करेगी ही और दूसरे में से भी पास करेगी. इसी तरह से जो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी दूसरे में से भी पास करेगी और पहले में से भी पास करेगी. तो यहाँ पर
जैसे अपनी करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड अपने में से ही पास करी है तो सेल्फ इंडक्शन है, लेकिन अपने ही मतलब दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड भी अपने में से पास करी, ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे ना L1 और M दोनों एक साथ हो गए, देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ गई, तो मैंने L1 प्लस M कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखो, जो सेकंड कॉइल है तो B2 उसमें से पास हो रहा है, ये तो L2 है, लेकिन B1 भी पास हो रहा है और सेम डायरेक्शन में, तो ये M है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये L1 प्लस M हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बताओ। भाई तुम ये सोचो ना, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। करंट तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। अब अपने करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो अपने में से पास करेगी तो अपन उसे ये नहीं लिखेंगे, फ्लक्स अपना वाला। दूसरे की जो लाइनें पास कर रही है उसको क्या लिखेंगे, नहीं समझे। ये दो लाइनें हो गई ना, एक तो टोटल कितनी लाइनें हो गई, नहीं हो गई, जो अपनी है प्लस जो दूसरे वाले की, दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन में तो है। अभी भी नहीं समझ में आया। अब दोनों सीरीज में है, तो एल नेट हो गया L1 प्लस एम, जैसे R1 प्लस R2 होता है, तो L1 प्लस एम प्लस, इसका मतलब एल नेट आ गया L1 प्लस L2 प्लस 2। अब इसी का मान लो उल्टा हो जाए, देखो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ बोथ कॉइल सपोर्टिंग, बोथ। अब मान लो कुछ ऐसा हो, इसमें क्या होता है कि ये करंट ऐसे जाता, और ऐसे चला जाता। अब देखो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। अगर सपोज फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होती, तो सेकंड की वजह से इस तरफ होती कि नहीं होती। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया। यानी इस केस में बोथ पॉइंट अपोज, इस केस में पहले वाले के लिए हम नेट मिला के ये लिखेंगे L1 माइनस एम, और दूसरे के लिए L2 माइनस एम। तो अब है तो अभी भी सीरीज में, क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है। एल नेट आ गया इस केस में L1 प्लस L2 माइनस 2 एम। अच्छा, अब अगर मान लो मैं म्यूचुअल इंडक्शन को कंसिडर करता ही नहीं तो,
यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि we if we don't consider म्यूचुअल इंडक्शन, तो सिंपली हम m को हटा देते हैं, उस केस में L नेट हो जाता L1 प्लस, कोई प्लस 2m या माइनस 2m होता ही नहीं है ना। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडक्टर इन पैरेलल, ये इंडक्टर पैरेलल में, तो इसमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/L नेट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये वाला पॉइंट समझ में आया। बताओ भाई, हुआ क्लियर? बोलो। कोई लॉजिक लगाना पड़ता, अब जैसे इसमें तो फिर ये देखते कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है, में होती तो वो L1 की जगह L1 प्लस एम लिख देते, L2 की जगह L2 प्लस एम लिख देते। इसके बाद एक और चीज, अगला पॉइंट है इसमें, एसी जनरेटर, तो मेरे ख्याल में आप सभी ने देखा होगा ना, तो क्या होता है जनरेटर में, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें होता क्या है, एक कॉइल होता है जो रोटेट करता है, तो मैं डायग्राम आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ, और
इनके बीच में कॉइल ऐसे रखा। अब ये क्या होता है कि हम इस कॉइल को घुमाते हैं खुद से। आपने देखा भी होगा जनरेटर जो होते थे ना, जो शादी में यूज होते थे, उसमें क्या होता था, एक वो एक हैंडल होता था। हो गया। ओके। तो उसमें क्या होता था कि एक हैंडल लगाते थे और ऐसे मोटर घुमाते थे। किसी को कभी देखा किसी ने ऐसे शादी में वो, और फिर वो स्टार्ट हो जाता था। तो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल को घुमाते हैं, और जब ये कॉइल घूमता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अभी मैं इसका आपको वो बताऊंगा मैकेनिज्म, वैसे एक बार अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये कॉइल घूमता है ना, तो यहाँ इस तरह से एक ये रिंग है। देखो जैसे ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना वायर, ये एक रिंग में घूमता है, बड़े रिंग। और ये नीचे वाला वायर एक और रिंग में घूमता है, ये छोटा रिंग। ये जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स का नाम होता है, का नाम है स्लिप रिंग्स। इन रिंग्स से इस तरह से दो स्ट्रिप्स जुड़ी होती हैं। इन स्ट्रिप्स का नाम होता है ब्रशेस। और इन ब्रशेस से वायर जुड़े होते हैं। और ये वायर्स आउटपुट में जा रहे हैं, मतलब कि जहां भी जैसे कोई बल्ब ऑन करना है, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, बल्ब जलने लगता है इसको घुमाने से। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक पता, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन चलो ठीक है। मान लो ये एरिया वेक्टर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है ही। अभी तो बी और ए के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन जब ये घूमेगा तो टी टाइम के बाद कॉइल का नया शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो है ना शेप, एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा, ये कुछ ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। होगा ओमेगा इंटू टी, बिकॉज ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ। तो फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ एन बी ए कॉस थीटा। यानी फ्लक्स को लिखा जा सकता है एन बी ए कॉस। अब ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी माइनस ऑफ एन बी ए। और कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा फिर यहाँ आ गया, तो ईएमएफ आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किया है, कुछ याद आ रहा है, ऐसा हमने कुछ किया है, बताओ। पर ये जो एन बी ए ओमेगा होता था, इसको हम क्या कहते थे, पीक की बात है, इसको अपन कहते थे पीक वोल्टेज, ई नॉट। तो ई बन जाता था ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये साइन आ गया ना, दिस इज एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज। इसीलिए अगला चैप्टर इन्होंने इसके बाद दे दिया एसी। जनरेटर इसका लास्ट टॉपिक देकर, ये ऐसे बन गया ईएमएफ वर्सेस।
प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। बताओ इतना क्लियर हुआ? क्या? हाँ, सुबना ने कुछ लिखा था क्या? इफ करंट passes through small coil then value of m changes। नहीं, सुबना इज है, हाँ। m की वैल्यू चेंज नहीं होगी सुबना, लेकिन उसको ना निकालना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, कैलकुलेशन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आसानी के लिए आप क्या करें कि बड़े कॉइल में से करंट पास कराएं और छोटे कॉइल में फ्लक्स निकालें। ठीक है, तो ये यार उसके लिए है, इसी जनरेटर। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में बताऊं क्या क्या बचा है। एक बचा है डीसी मोटर, एक बचा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक एडी करंट। 3 टॉपिक बचे हैं। तो कल की क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे एसी करंट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या है बताओ? टेस्ट है कब? 8th को ही है? अच्छा देखो, एक मिनट। अच्छा, एसी भी नहीं आ रहा क्या इसमें? क्या? नहीं मतलब अ, जैसे ऐसा तो नहीं कि एसी पिछले चैप्टर में हो गया था? एसी हो चुका है? पिछली बार तो तुमने कहा था एसी इस वाले में है। एसी, ईएम वेव और ऑप्टिक्स है ना? देखो यार, कल एक क्लास होगी, एक क्लास परसों भी होगी। ठीक है, फ्राइडे को। हाँ, तो एसी और ईएम वेव तो कंफर्म है कि हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है, सैटरडे संडे भी एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है, ऑप्टिक्स थोड़ा सा जरूर रह जाएगा। वो मेरी एक्चुअली यार इस बार थोड़ा तबीयत का चक्कर हो गया, अदरवाइज ना मैं पूरे उसमें था कि ये खत्म करा ही दूंगा। क्या चीज? ये है हमारा एक। और क्या कह रहे थे उसके बाद? एआईटीएस कौन सा है? क्या आ रहा है? मैं वो उसका तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसी और ईएम वेव तो मैं करा दूंगा, ये कंफर्म है। 7th यानी कि संडे, है ना? केमिस्ट्री, यार फुल सिलेबस ना, अब देखो जैसे मतलब मैं तो कोशिश करूंगा डेली क्लास में। वैसे अभी तक आपकी पता टोटल कितनी क्लासेस लेक्चर बचे हैं ऑन एन एवरेज? मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 15 लेक्चर बचे होंगे, 15-16 लेक्चर्स, और फुल सिलेबस टिल वो जो लास्ट है ना सेमी कंडक्टर वाला। क्योंकि कल ही मैंने काउंट किया था तो 44 लेक्चर तक हो गया था, और 59 लेक्चर्स का वैसे टोटल है।
तो मुझे लगता है कि 15 लेक्चर में हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि लगभग रोज ही क्लास ले लूं, ठीक है। अप्रैल नहीं, मार्च में। मैं तो इस उसमें हूँ कि 31 मार्च तक करवा दूं। मार्च, मार्च कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, अप्रैल नहीं कह रहा हूँ, मार्च कह रहा हूँ, है ना। हाँ, उसके बाद क्लास तो लगेगी, क्लास तो लगती रहेगी। हाँ, मतलब जो टॉपिक्स आप लोगों के शुरू वाले हैं ना, जो आप लोगों को जिस जिसमें भी दिक्कत है, वो बताते रहिए। कह रहा हूँ कि जिस चैप्टर में दिक्कत है वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं। एक बार कोर्स हो जाने दो, उसके बाद फिर, है ना, जो जो चैप्टर कहोगे ना वो पढ़ा दूंगा। एक्चुअली उसके बाद पता क्या होता है, देखो सिलेबस के बाद ना, जैसे जिन बैचेस का सिलेबस हुआ ना, तो हमसे कह दिए कि फिर आप अपने हिसाब से लगा लो क्लास। मतलब उनको सिलेबस तो वो हो गया। अब वो कहते हैं भाई वीक में आपका मन करे एक लगा लो, वीक में दो लगा लो, आप जब फ्री हो आपको लगे। तो वही है ना कि अपन लोग डिस्कस कर लिया करेंगे कि चलो आज क्लास कर लेते हैं, और अपन लोग ले लिया करेंगे क्लास, है ना। अच्छा, मई में स्टार्ट हुआ था तो मई में, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि क्लास लगनी बंद, ये नहीं होता, समझे। हाँ, मतलब ऐसा मत सोचो कि अब तो क्लास लगेगी ही नहीं, अब तो हम डाउट ही नहीं पूछ पाए, ऐसा थोड़ी होता। ये डाउट का सिस्टम और ये तो चलता रहता है जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक। ये मत सोचो। ये जरूर है कि अब हफ्ते में अभी चार चार क्लास हो रही है, चार की जगह तीन हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, है ना। बस ये नहीं होगा कि क्लास बंद ही हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके देन, बाय बाय। रुको यार, PDF में जिसको लीव करना है वो कर सकता है। ओके देन, बाय बाय।